हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सेकंड डे है आज जावा की क्लास का। तो बेसिकली कोडिंग चैलेंज है, जैसे मैं बताया था जेड टू डी। तो आज का सेकंड लेक्चर है, इसको शुरू करते हैं। ओके, सो आज अब हम ऑफिशियली जावा शुरू करने वाले हैं। तो मेरा ये है कि आज ये शायद हो सकता है आखिरी थियोरेटिकल क्लास हो, इसमें भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं ज़्यादा थ्योरी या प्रेजेंटेशन ज़्यादा बनाऊंगा नहीं। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हम कोडिंग करेंगे, क्योंकि द बेस्ट वे टू लर्न कुछ भी चीज़ जो आप स्विमिंग में सीखनी है तो आप पानी में सीखते हो, चाहे जितना आप थ्योरी पढ़ लो। तो इसी तरीके से अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको कोडिंग इन्वायरमेंट में आना जाना पड़ेगा। जब आप कोड करोगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कोडिंग की। तो इसको शुरू करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। जावा की पहली क्लास है, थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जावा के अंदर बोथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ दोनों की यूज़ हो रहे हैं, तो उसका भी हमें जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जावा क्या है। देखो, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में मैंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बता दी थी। सिंपली आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो भी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश की, जो हमारी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज उसके पास होती है, मशीन से दूर होती है, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए होती है। उसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता था। ट्रांसलेटर के टाइप ही थे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में वो कवर की थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे कि आपने सुना होगा कि सी जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब ये प्लेटफॉर्म होता क्या है बेसिकली? प्लेटफॉर्म होता है, सपोज मैं इस कंप्यूटर पे कोई कोड लिख रहा हूँ सी का। तो सी का कंपाइलर क्या करता है, जो कि आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं। एआरएम आर्किटेक्चर होता है। तो हर किसी का हार्डवेयर जो होता है आर्किटेक्चर बेस्ड होता है। मतलब हार्डवेयर एक तरीके से बना हुआ है किसी चीज़ से। तो जो उसका कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को उस मशीन के हिसाब से क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हमारे एग्जीक्यूशन में कोड के लिए। मतलब जो भी आपका मशीन लैंग्वेज होगा, वो उसको समझाने के लिए उसी की जो आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको कंपाइल करता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे ये सिस्टम में मैंने सी का प्रोग्राम लिखा और मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल को आपको देता हूँ, कंपाइल कोड को मैं बोलूँगा कि भाई आप अपने घर के सिस्टम में चला लो। तो आपके घर का जो डेस्कटॉप है वो अलग आर्किटेक्चर पे ही है, अलग आर्किटेक्चर पे है। तो क्या होगा, वो कभी भी रन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तभी सी जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है। अब जावा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटफॉर्म जावा क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। आपने क्या करना है, सिर्फ एक बार लिखना है और आपको इसको कहीं भी रन करवा सकते हो। यानी अब ये जावा अचीव कैसे करता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स के ऊपर बेस्ड है। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों। अब देखो, जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है, राइट वंस एनीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सारे लिंक्ड है। वो बताता हूँ कैसे। वो ऐसे है, देखो जावा क्या करता है। जावा जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है, तो जावा कैसे अचीव करता है इसको, हम जावा का सोर्स कोड लेते हैं। जावा के अंदर कंपाइलर है। जावा का कंपाइलर क्या करता है, उस सोर्स कोड को डॉट जावा से हम जो कोड लिखते हैं उसको एक बाइट कोड में, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। अब जब इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, तो जो इंटरमीडिएट जो कोड होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये एक क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है। अब अगर कोई भी किसी मशीन पे इसको चलाना है, तो क्या होता है, जेवीएम उसके पास होना चाहिए। जेवीएम के अंदर क्या आता है, जेआईटी कंपाइलर आता है। तो जावा क्या करता है, एज अ डेवलपर मुझे बोलता है कि मैं कुछ भी काम यहाँ पर क्या कोड लिख सकता हूँ। आप ही टेंशन मत लो कि किसके मशीन के ऊपर ये चलना है। यानी अगर मैं इसमें लिखता हूँ, इस लैपटॉप में कोड, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे घर पे चलाना है। मुझे घर पे क्या चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर तो ये हो गया, कंपाइलर यूज़ हो गया। मुझे घर पे जेवीएम चाहिए होगा, या जेआरई चाहिए होगा, रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा। जेआरई के अंदर जेवीएम आता है। तो वहाँ उसके अंदर क्या जेआईटी इंटरप्रेटर है। वो क्या करेगा, इस बाइट कोड को उस मशीन के हिसाब से क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो यहीं से हमारी क्या आती है, मशीन इंडिपेंडेंसी, पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट्स निकल जाते हैं। यानी जावा का जो डेवलपर है वो टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि जेवीएम उस मशीन के लिए अवेलेबल होगा। अब जेवीएम हर मशीन के लिए अलग होता है। लिनक्स के लिए अलग होगा, विंडोज के लिए अलग होगा, हो सकता है इस फोन के लिए केवीएम आता है, वो अलग है। इस एसी के लिए अलग आता है।
तो जावा का सोर्स कोड आपका मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है। वो आपको पर जब आप लिखते हो कोड को, आपको पता है कि जावा ने हर एक मशीन के लिए जेवीएम तैयार रख रखा है, हर एक आर्किटेक्चर के लिए, जो कि उस बाइट कोड को क्या करेगा, उस मशीन के लिए कन्वर्ट कर देगा, उस मशीन को बता देगा। अगर मैं इस एसी में बोलता हूँ कि भाई आपको मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जब मैं कोड लिखूंगा तो मुझे लिखने की देने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको कैसे रन करवाऊंगा। अगर उसका जेवीएम इसके अंदर होगा तो वो अपना आप इसको बता देगा। तो जावा के जो डेवलपर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, ये फ्रीडम मिलता है इस चीज़ का, कि आप क्या करते हो, राइट वंस रन एनीवेयर। कंसेप्ट यहीं से आता है, इसीलिए जावा बहुत कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज करता है। कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर बाइट कोड जनरेट करता है, और रियल एग्जीक्यूशन क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है। क्योंकि इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करता है, कोड को उस मशीन के लिए रन करता है जो कि ऑलरेडी कंपाइल्ड है। अब जेवीएम जेआरई जे ये सॉरी जेडीके जे, इसमें एक मिस्टेक है, जेवीएम वर्सेस जेआरई वर्सेस जेडीके होना चाहिए। तो जेवीएम क्या है, बेसिकली आपका जैसे मैं बताया, एक वर्चुअल मशीन है जो कि आपके मशीन के लिए डेवलप करी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, जेआईटी कंपाइलर होता है जो कि उस मशीन के लिए कन्वर्ट करता है कोड को। जेआरई क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं जेडीके इंस्टॉल करूंगा। अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ और आपकी मशीन है, आपके लैपटॉप है, आप तो डेवलपर नहीं हो और आपको सिर्फ रन करवाना है, तो आपको जेडीके क्यों चाहिए? जेडीके में तो बहुत सारी क्लासेस आती है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी आती है। तो आप सिर्फ जेआरई, सिर्फ रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, और आप क्या करते हो, कोई भी जावा की एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ऐसी जेडीके है। जेडीके अगर आप डेवलपर हो तो आपको जेडीके चाहिए। जावा का कोड कैसे कंपाइल कर सकते हो, बेसिकली जावा से, ये जावा का कंपाइलर है, फाइल नेम डॉट जावा, ये क्या होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जावा फाइल नेम करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब बहुत सारी थ्योरी क्लास हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास एक एच डी के, मतलब एक आपके पास आईडी होनी चाहिए। तो मेरे पास है एच टी एस। मैं आपको बोला था कि लास्ट टाइम कि आपने क्या करना है, एच टी एस इंस्टॉल करनी है लाइब्रेरी। तो आपको क्या करना है, ये इसको इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। जब इंस्टॉल कर लोगे तो मैं इसको रन करवा देता हूँ। जेडीके इसमें पड़ा हुआ है, ओपन जेडीके, ये लिनक्स के लिए आता है। ऐसे बहुत सारे जेडीके वर्जन है, ओरेकल है, तो आपको इसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक, अब क्या करना है, हमने क्या करना है, आज हम बिल्कुल एक बेसिक प्रोग्राम समझेंगे, उसका आर्किटेक्चर को समझेंगे, और ये समझेंगे कि आप किस तरीके से कोडिंग कर सकते हो। अब देखो, नोटपैड वगैरह पे भी हम कोड लिखते हैं और उसको रन भी करा सकते हैं, मैं इसको इसमें बता भी दूंगा। पर आपने क्या करना है, सिर्फ लर्न करना है। तो आपको जब इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको नोटपैड में काम करना ही नहीं है, तो आप सीधा आईडी सीखो। स्प्रिंग एच टी एस इक्लिप्स का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये सीख सकते हो। इंटेलिजे है, वो लेटेस्ट है, वही यूज़ कर सकते हो। अगर एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉइड स्टूडियो आता है, उसमें भी जावा के प्रोग्राम रन हो जाएंगे। तो बट मेरे हिसाब से आप एच टी एस यूज़ करो क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपको जेआरई कौन सा चाहिए, ये चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं। ठीक, इस तरीके से आपकी लेआउट बन जाएगी। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट जावा 11 से स्टार्ट हो गया कि मॉड्यूल लिस्ट में स्टार्ट हो गए, पर अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो। अभी हम ट्रेडिशनल वे में करेंगे इसको कोडिंग। आपने क्या करना है, एक पैकेज बनाना है, लेट इट बी कॉम डॉट ट्यूट। बताऊँगा पैकेज क्या होता है। पैकेज के अंदर सारी क्लासेस आती है। तो जावा के में आप सीख रहे हो तो जावा क्या है, जावा में बेसिक कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज, एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। तो हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी अगर हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो। लेट इट बी हेलो वर्ल्ड, राइट।
मॉडिफायर्स अभी आप भूल जाओ, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये जब आएगी पब्लिक स्टडी वर्ड में हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपने आज से पहले भी देखा होगा। अब इसमें ना, अब जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले उसमें हर जो चीज़ आ रही है, एक एक कीवर्ड या कुछ, उनका भी मतलब होना चाहिए। जैसे पैकेज मैंने आपको बताया, पैकेज का कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। तो अगर इफ़ यू वांट कि सारी की सारी जो क्लासेस है मेरे पैकेज के अंदर हों, तो मेक श्योर कि वो सेम पैकेज के अंदर हों। ठीक है, अब ये पैकेज का जो मेन काम है, जब आपको मैं एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब आपको पता लगेगा कि पैकेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टार्ट करते हैं क्लास से। अब जावा के अंदर क्या, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसमें क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं सिस्टम को बाय यूजिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्लासेस तो बनानी पड़ेंगी। अब आपने क्लास बनाई, ठीक है, तो आपने पब्लिक लिखा लिखा इसके आगे, पब्लिक। ठीक है, अब पब्लिक क्या है, ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, जावा में 4 होते हैं। तो इसका ये जो 4 एक्सेस स्पेसिफायर है, ये क्या है, ये विजिबिलिटी के लिए है कि कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता है। डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, जब एक्सेस स्पेसिफायर डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको समझ लेते हैं। अगर मुझे क्लास बनानी है तो जावा ने कीवर्ड दिया क्लास, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, ठीक है। पैकेज आपको मैं बता दिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, क्लास एक कीवर्ड है। हेलो वर्ल्ड आपने जो क्लास दी है, ठीक है। जब आप क्लास देते हो तो उसके आप क्या लगते हो, ऑब्जेक्ट्स रखते हो। तो अब उसमें क्या होंगे, ब्रेसेस भी आएंगे, एक ये ब्रेसेस आ जाएंगे। अब एक बहुत पॉपुलर है, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक फंक्शन है पब्लिक स्टडी वर्ड में, ये, तो आपको अगर एप्लीकेशन रन करनी है, मतलब आप इनिशियली सीख रहे हो, जब आगे जब आप थोड़े से मतलब एक्सपीरियंस हो जाओगे, देन यू विल रियलाइज़ कि ये सिर्फ सीखने के लिए ही है। ज़्यादा मतलब है इम्पोर्टेंट, पर ये क्या है, मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन है, जो कि हर एक क्लास के, पब्लिक क्लास के अंदर होना चाहिए, अगर आप उसको एग्जीक्यूशन चाहते हो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो हमें ये पूछना चाहिए, देखो पब्लिक तो आपको पता है कि ये क्या है, ये स्पेसिफायर है इसकी तरह, ठीक है। तो ये स्टैटिक है, ये वॉइड है। अब स्टैटिक क्या है, पब्लिक क्या है, वॉइड क्या है। ये मेन का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होना ही क्यों जरूरी है, ये प्राइवेट क्यों नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो कि जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हो, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उसमें होना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक क्यों होना चाहिए, इसको स्टैटिक। देखो जावा के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन है वो 2 टाइम पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक कंपाइल टाइम पे, एक कंपाइलर रन करता है इसको, और एक रन रन टाइम पे, दिस इज कॉल्ड रन टाइम, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। तो जावा के अंदर जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड्स करते हो, तो उसमें क्या होता है, वो परमानेंट मेमोरी देता है कंपाइल टाइम पे। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक जो डिफरेंस है वो यही है, जब हम किसी अगर स्टैटिक लगा देते हैं तो जो उसको मेमोरी मिलती है वो कंपाइलर इस बाइट कोड में असाइन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ इट इज नॉन स्टैटिक, तो उसको जो भी मेमोरी मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का स्टैटिक होना ही की जरूरी है, क्योंकि यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, यहीं से तो बाकी की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। तो इसको तो परमानेंट मेमोरी मिलना जरूरी है, इसलिए पब्लिक वॉइड मेन का स्टैटिक होना जरूरी है। इट कैन नॉट बी नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक जब आप करोगे तो ये प्रोग्राम, ये अब सिर्फ फंक्शन है मेन नाम का, पर ये एग्जीक्यूशनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो हम ये बोलते हैं कि एक फंक्शन हम ऐसा रखेंगे जिसको हम क्या करेंगे, कंपाइलर अपने टाइम पे ही क्या करेगा, मेमोरी देगा। मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। वॉइड अब क्या है, हम इसको कॉल करवाना चाहते हैं। हमारा पर्पस इस फंक्शन को लिखने का ये है, इसको स्टैटिक बनाने का ये है कि हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। तो हमने किसी को रिटर्न कुछ नहीं करना, इसने इसने सिर्फ रिटर्न किसको करना है, तो जेवीएम को करना है। जेवीएम को करना है ना, तो जेवीएम को इसको कुछ रिटर्न वैसा नहीं करनी है वैल्यू, इसको 0 1 करनी है, कुछ भी उसको मतलब लेट इट भी, आप वॉइड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसको हम लेट इट भी वॉइड। पब्लिक होना इसका इसके लिए जरूरी है। अगर मैं इसको कुछ और एक्सेस स्पेसिफायर दे देता हूँ,
अगर मैं इसको कोई और एक्सेस स्पेसिफायर दे देता हूँ तो ये यहाँ पर जब बाइट कोड में ये कन्वर्ट होगा तो जेवीएम के लिए भी विजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड या कोई देता हूँ, इसके लिए इसका पब्लिक होना जरूरी है, क्योंकि अगर जेवीएम को इसको रन करवाना है ना, अगर इसको रन करवाना है तो उसको विजिबल होना चाहिए, नहीं एक्सेसिबल होना चाहिए, इसलिए इसको पब्लिक होना जरूरी है। तो पब्लिक स्टडी वर्ड में समझ में आया। मेन हमने एक नाम डिफाइन कर रखा है कि हाँ है, ठीक है। अब हम बोलते हैं, अब आपका एक क्वेश्चन होगा वो ये है, अब आपका एक क्वेश्चन होगा वो ये है कि सर आपने तो बोला था कि जावा के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, जावा क्लासेस में क्या होता है, जावा एक ओक्स है, उसमें सिर्फ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, और क्लासेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पर जब आप कर रहे हो तो ये तो आपने क्या बना दिया, मेथड बना दिया। तो आपने मेथड बना दिया, कभी कभी जैसे कि अगर आप थोड़े से फैमिलियर होंगे तो आप क्या करते हो, वेरिएबल भी बनाते हो, कांस्टेंट भी बनाते हो, राइट। तो राइट, तो 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 जब क्लास है तो क्लास के अंदर सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये आप, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये मेथड है, ये क्या है, इसमें तो सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। पर क्या होता है, जैसे कि आप इंग्लिश भी पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या है, जैसे ही है, शी है, ये क्या है, ये वर्ड्स हैं, पर ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउंस भी हैं। मतलब इनका, आप क्या करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज क्या होते हैं, कुछ किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, प्री डिफाइंड कुछ क्या है, रूल्स हैं। अब जावा में क्लास होते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे दूसरी इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो जो भी आप कुछ बनाते हो तो वो है तो ऑब्जेक्ट ही, ठीक है। तभी अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास, और इसमें ये डिफाइन करता हूँ, पब्लिक, और अगर मैं जनरली थोड़ा बहुत अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो मैंने क्या करा, एक ये मैंने बताया था, मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक शेड्यूल वन में बनाया। मैंने एक दूसरी, अब देखो ये क्या है, ये एक जो फाइल होती है ना, तो उसमें सिर्फ एक पब्लिक क्लास हो सकती है, और जनरली जो पब्लिक क्लास होती है उसी के फाइल नेम से आपको सेव करना पड़ता है, ये रूल है। तो आप दूसरी पब्लिक क्लास नहीं बना सकते। तो मैंने एक क्लास बनाई, अब क्लास के अंदर सिर्फ कलेक्शन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर मैंने इंट ले लिया तो और कोई बोलेगा कि ये क्या है, वेरिएबल है, और है भी वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। बट जावा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जनरली जब हम ये करते हैं तो हम बोलते हैं क्या क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इस क्लास के अंदर जो भी है वो तो है तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही। जब आप इसको कहीं और कॉल करते हो ना, तो आपको क्या करना है, उसको मेमोरी देनी है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। जैसे कंस्ट्रक्टर करता क्या है, इसको इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक ये ऑब्जेक्ट है, अभी लेट इट बी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इस तरीके से होता है, न्यू कीवर्ड से होता है, आगे जाके बताऊंगा। आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये और ये, बी और ए क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, जानते होंगे, जानते हैं ये, आप इसको असाइन कर सकते हो। आप इसको असाइन कर सकते हो 10, ठीक है। क्यों, जब कोई क्लास क्लास जब अपने आप को डिफाइन करती है तो उसमें से अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो उसको तब कोई भी इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब क्लास कहीं और कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है तो उसको न्यू कीवर्ड के साथ उसको रन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, अगर मैं इसमें फंक्शन भी बनाता हूँ कोई,
तो ये है तो मेथड, ये है तो फंक्शन, मेथड है ये, वो जावा में फंक्शन को मेथड्स बोलते हैं। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो है तो ये मेथड, पर ये इनबिल्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो जब आप किसी भी क्लास को के उसके स्कोप के बाहर कुछ डिफाइन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो उसके बाहर, तो आप क्या करते हो, उसको लिखते हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, इसका जो न्यू करके क्या करते हो, न्यूज़ की न्यू कीवर्ड से क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। इसके अंदर तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसके बाहर कर रहे हो तो आपको, और जो फिर आप जब इसका ऐसा समझ लो उसका ब्रदर है, जब आप उसका ब्रदर क्रिएट करते हो तो वो अपने सिबलिंग्स को सबको जानता है, इसलिए वो कॉल कर पाता है। ठीक है, तो क्लास समझ में आई ज़्यादा। आप ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रखेंगे तो आपने क्या करना है, अब इसको समझते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको समझो, अब मैंने पैकेज आपको समझा दिया, क्लास समझा दिया आपको, पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन का मतलब समझा दिया, ये भी बता दिया कि पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन क्यों होना चाहिए। अब हम करते हैं कि अगर मैं कुछ भी कंसोल, अब देखो क्या है, अब रिक्वायरमेंट पे आओ कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कुछ भी कंसोल पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं जावा से पूछूंगा कि भाई ऐसे 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 क्या आपके पास कौन सा मेथड मौजूद है, ठीक है, जो कि ये काम करता है। तो आप देखोगे, अगर सर्च भी करोगे तो जावा की जो एपीआई अवेलेबल हैं, उसमें क्या है, एक जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम डॉट प्रिंट एक फंक्शन है, जो कि क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग को लेके क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करें तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या होगा, मतलब देखो, अब प्रिंट एलन को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, एक क्लास है, इसको देख लेते हैं, एक क्लास है, इसको ट्रेस करते हैं पूरा, ठीक है। आउट क्या होगा, एक सब क्लास होगी जहाँ तक। नहीं, आउट क्या है, एक क्लास है, सिस्टम में क्लास है। आउट क्या है, एक प्रिंट स्ट्रीम का इंस्टांस है या ऑब्जेक्ट है। प्रिंट स्ट्रीम का क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस तरीके का, स्टैटिक। देखो जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो क्लास नेम के साथ कॉल होते हैं। क्या होते हैं, क्लास नेम। अब क्लास क्या थी, हमारी सिस्टम क्या थी, एक क्लास है पब्लिक, और आउट क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक टाइप का क्या है, वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना, हम क्लास नेम के साथ उसको कॉल करेंगे। अब इस प्रिंट स्ट्रीम का एक मेथड है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन जिसकी क्या है, ये ये फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जो भी आप स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है और उसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है। तो अगर मेरे को इसको कॉल करना है, ठीक है, तो ये सिस्टम क्लास के अंदर है इनिशियलाइज, ठीक है। तो सिस्टम क्लास के अंदर इनिशियलाइज है, तो मैंने क्या सिस्टम लिखा, डॉट आउट लिखा क्योंकि ये स्टैटिक है, और उसका कौन सा फंक्शन है, प्रिंट एलन। तो उसका प्रिंट एलन लिखा, उसका फंक्शनलिटी है जो भी है प्रिंट करने के लिए। तो इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई प्रिंट स्ट्रीम में जो क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट कॉल करूँ मैं क्यों, सिस्टम के अंदर की क्लास, मतलब एक ऑब्जेक्ट उसने बनाया हुआ है सिस्टम के अंदर, कि उसको इनिशियलाइज, तो उसी के हमें फंक्शन के थ्रू क्यों कॉल करवाना है। मैं डायरेक्टली ऐसे करके आउट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और मैं आउट डॉट प्रिंटलन कॉल कर लूँ, सिस्टम की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो देखो प्रिंट स्ट्रीम के जो कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर, मतलब प्रिंट स्ट्रीम आप आगे यूज करोगे, बहुत सारी हैंडलिंग के लिए काम आते हैं, पर इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी है, वो ये आउट स्ट्रीम के ऊपर साथ काम करता है, तो इसको कोई ना कोई आउट स्ट्रीम चाहिए। तो जो सिस्टम के अंदर, सिस्टम जो क्लास है ना,
सिस्टम क्या करती है आपकी कंसोल के साथ क्या करती है, इसका जो डिफाइन है वो ये है कि आपने जो भी कमांड लाइन में काम करा है ना, उन सबको क्या करती है, ये हैंडल करती है। ठीक है? तो इसीलिए ये जो कुछ स्टैंडर्ड, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए है। जैसे कि अगर आपको इंटरनेट से कुछ करना है, मतलब डाउनलोड करना है कुछ, तब आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है? पर इसका कोई कंस्ट्रक्टर यानी इनिशियलाइज़ को करना पड़ेगा। अब आपको छोटा-सा हम करवाना है जो ऑलरेडी सिस्टम क्लास ने कर रखा है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख लेते हैं। तो हर चीज़ का, हर एक क्लास का मतलब आपको पता होना चाहिए। भाई सिस्टम क्लास के अंदर एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज हो रखा है इसी पर्पस के लिए कि हमारे क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर सके। इसलिए हमने इसको सिस्टम यूज करा, इसलिए हमने इसलिए के लिए आउट यूज करा। आउट क्या है, प्रिंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है, और इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट लाइन मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। तो ये आपकी होप, ये आपको समझ में आ गया। तो आपके जो इतना सा जो ये प्रोग्राम है, तो मेक श्योर करना जब आप खुद से बनाओ तो ये सारी चीज़ों की आपकी को क्या हो, इसकी क्या हो, इस चीज़ की नॉलेज हो। अब जैसे कि मैंने ये क्या डिलीट करा, मैंने क्या करा, इंपोर्ट किया था जावा डॉट आई ओ डॉट प्रिंट। वो क्यों करा था, क्योंकि मैंने प्रिंट स्ट्रीम नीचे यूज़ करा था, राइट। पर प्रिंट सिस्टम क्लास ने ऑलरेडी क्या करा है, इसको इंपोर्ट कर रखा है। तो जब मैं सिस्टम क्लास के साथ जा रहा हूँ तो उसने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो दैट्स इट, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। होप आपको हेलो वर्ल्ड ये जो फंक्शनैलिटी है इसको, चलो एक चीज़ और करते हैं, इसको कमांड लाइन पे भी रन करा के देख लेते हैं। इसको नाम देते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो कंपाइलेशन और जो ये है सारा का सारा, ये आईडी के साथ काम करते हैं, स्ट्रिंग के साथ। तो ये सारा का सारा यूज़ करते हो, जावा से लिखेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ये क्या करेगा, आपको बाइट कोड, दिस इज बाइट कोड बेसिकली, डॉट क्लास से आप रिप्रेजेंट करते हो। इसको रन कराना है। ओके, ये बेसिकली जावा की मिसमैच एरर है। मतलब मेरा जो JRE है इसमें पड़ा हुआ, और जावा का जो है, जो JD के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के पड़े हैं। कोई कमांड लाइन में यूज़ करता नहीं हूँ, मैं आईडी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए इसमें है एरर। खैर, इसको शायद मैं रिजॉल्व भी कर सकता हूँ। जावा को डिलीट करते हैं, जावा के वर्जन पे आते हैं। ओके, 1.8 है पड़ा हुआ, जब ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। जावा अपडेट ऑल्टरनेटिव कमांड, this one, yes, this one, yes, this one, 1 2 3 4, जावा 11 डालते हैं। ओके, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जावा हेलो नो। ओके, ठीक है, हो गया रिजॉल्व। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, कि जिस नाम से होती है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड ही है, जो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में चलो देगा भाई, नो क्लास डेफिनेशन फॉर्म जावा से wrong. Okay. Okay.
वो बेसिकली पैकेज की बेस से हो रहा था कि पैकेज बेसिकली जब आईडी में करते तो आपको इन चीज़ों की वरीनेस नहीं है। अदरवाइज ये बहुत नेटिव तरीका है कि आपको पैकेज है तो आपको जो क्लास है वो पैक उस पैकेज के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसको इतना ही क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर कल से शुरू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।